वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि केरल का मालाबार क्षेत्र कैसे जुड़ गया मैसूर के इतिहास से। ठीक है, केरल का मालाबार क्षेत्र, यही मालाबार क्षेत्र है केरल का। ठीक है, ये मालाबार क्षेत्र ये मैसूर के इतिहास से कैसे जुड़ गया या मैसूर के इतिहास से ये कैसे जुड़ा है। हाउ इज द मालाबार रीजन ऑफ केरला एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ मैसूर। ठीक है, ऐसे सवाल को पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मालाबार क्षेत्र का मैसूर के इतिहास से क्या संबंध है, या मालाबार क्षेत्र ने मैसूर के इतिहास को किस तरह से प्रभावित किया। ठीक है, यह पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो मालाबार क्षेत्र है ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है किससे? आंग्ल मैसूर युद्ध से। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध से कैसे जुड़ा हुआ है, मैंने आपको चारों आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा दिया है और वहां पर मैंने बताया था कि पहला ही आंग्ल मैसूर युद्ध जब शुरू हुआ, जो 1767 से 69 में हुआ, तो ये इसी रीजन को लेकर हुआ था। ठीक है, और उस समय ये जो मालाबार क्षेत्र है वो मैसूर के क्षेत्र में आता था। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूजन यही होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि मालाबार क्षेत्र तो केरला में है। ठीक है, मालाबार रीजन जो है वो केरला में है, केरल में। और यहां हम कहते हैं कि जब भी हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई मैसूर पर नियंत्रण करना चाहते थे, मालाबार क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहते थे अंग्रेज, और इसलिए उनके लिए मैसूर को जीतना जरूरी था। तो यहां पर एक कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर ये सवाल कि जब मालाबार रीजन केरला के क्षेत्र में आता था या आज भी आता है तो मैसूर का इससे क्या लेना देना है। ठीक है, तो आपको मैं अभी इतना बता दूं कि इस युद्ध के समय ये जो मालाबार क्षेत्र है ये मैसूर के नियंत्रण में था। ठीक है, और यही वजह है कि अक्सर कह दिया जाता है और यह कहा जाता है कि चूंकि अंग्रेज इस मालाबार रीजन पे कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उनके लिए मैसूर को जीतना जरूरी था, और यही वजह था जिसकी वजह से आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए कि मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन में लेके इस तरह के क्वेश्चन क्यों आता हूं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पढ़ा दिया है, जब पढ़ा दिया तो खाली आपको इंफॉर्मेशन कलेक्शन नहीं करना है, इंफॉर्मेशन गैदरर आपको नहीं बनना है। इंफॉर्मेशन तो आप कहीं से लेंगे, आपको आपके लिए जरूरी है कि आप यूपीएससी या पीसीएस लेवल का जब एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपके लिए जरूरी है कि आप एक टॉपिक को कई एंगल से सोचें और उस एंगल से क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करें और उस पर विश्लेषण करने की कोशिश करें, तब जाकर आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, इस वजह से आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव एग्जाम में, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, मेन का एग्जाम होगा, उसमें सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है घुमाकर, ट्विस्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए मैं अक्सर इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। तो ये तो जान गए आप, सवाल क्या है, केरल का मालाबार क्षेत्र कैसे जुड़ गया मैसूर के इतिहास से, तो यही है मालाबार क्षेत्र। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जब आप मैसूर के इतिहास के बारे में जानेंगे तो मैंने पहले भी बताया है, यहां पर आप देख लीजिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। 1767 से लेकर 69 तक पहला, 1780 से 84 तक, 1784 तक दूसरा, 1790 से 92 तक तीसरा, और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। यह मैं आपको बता चुका हूं। अब आप समझिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैसूर का जब उदय हुआ उस समय ये जो
मालाबार क्षेत्र है ये मैसूर के नियंत्रण में नहीं था उस समय। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए दिल्ली सल्तनत के समय मैंने बताया हुआ है आपको कि दिल्ली सल्तनत के समय जब मैं इन युद्धों को पढ़ा रहा था तो मैं बार बार ये बताते रहता हूं कि जब दिल्ली सल्तनत का समय था उस समय मेडाइवल पीरियड में, मध्यकाल में मैं जा रहा हूं अभी, वहां पर दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश और उसके बाद तीसरा वंश तुगलक वंश। उसी वंश में का दूसरा शासक है, उस वंश में एक शासक आता है दूसरे नंबर पर। प्रथम शासक नहीं है, प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक है, उसके बाद फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दो साम्राज्य इंडिपेंडेंट होते हैं दक्षिण भारत में। एक इधर ये विजयनगर साम्राज्य है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है यहां पे बहमनी किंगडम। ये बहमनी किंगडम है, ये विजयनगर साम्राज्य है। ये विजयनगर साम्राज्य नीचे वाला, ये बहमनी किंगडम। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य है जबकि बहमनी किंगडम एक मुस्लिम साम्राज्य है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य आता है अस्तित्व में और 1347 ईस्वी में आता है बहमनी किंगडम। आगे चलकर ये बहमनी किंगडम जो है ये 5 राज्यों में टूटेगा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। इसमें बरार को हटा दें तो बाकी के जो 4 राज्य थे, हाँ, वो थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। इन्होंने क्या किया, आगे चलकर इस विजयनगर साम्राज्य का खात्मा कर दिया। 1565 में राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध इसे कहा जाता है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। यही इसी युद्ध में बहमनी साम्राज्य से जो राज्य बने उन्होंने हरा दिया विजयनगर साम्राज्य को और विजयनगर साम्राज्य का खात्मा हो जाता है। और विजयनगर साम्राज्य का जब खात्मा हो जाता है तो यहीं पे एक राज्य उभर के आएगा, मैसूर राज्य। ठीक है, यही मैसूर है। आज का जो कर्नाटक है, वर्तमान कर्नाटक, वो उस समय का मैसूर राज्य था। मैसूर और उसके आसपास का क्षेत्र वही आज का कर्नाटक है। जबकि मैंने आपको बताया हुआ है कि उस समय का कर्नाटक इधर माना जाता था। ये कर्नाटक का क्षेत्र था जिसमें मद्रास, तमिलनाडु, आज का जो चेन्नई है और आज का जो तमिलनाडु है, ये सब जो है ये इसी क्षेत्र में आते थे उस समय के कर्नाटक में। ठीक है, ये उस समय का कर्नाटक कोरोमंडल तट की तरफ था जबकि आज का कर्नाटक मालाबार तट की तरफ है। ठीक है, मालाबार तट की तरफ जो है वो आज का कर्नाटक है। यहां पर देखिए ये कोरोमंडल तट है, इधर मालाबार तट है, इधर कोरोमंडल तट है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कर्नाटक युद्धों को जब वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध इस तरफ हुए थे ना कि इस तरफ हुए थे। आप देखेंगे तो आज के मैप में आपको हमारा कर्नाटक इधर दिखेगा, भारत में जो कर्नाटक है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए ये मैसूर राज्य बन गया और जब मैसूर राज्य बना तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ, मैसूर राज्य बनता है और इस मैसूर राज्य पर एक वंश है वाडियार वंश, वो आता है शासन करने के लिए। और इसी वाडियार वंश के दौरान एक व्यक्ति है हैदर अली जो कि आता है, जो जिसका रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती की जाती है इसी वाडियार, जब ये वाडियार वंश का शासन यहाँ मैसूर में चल रहा था तो वहाँ पे भर्ती की जाती है एक सिपाही के तौर पर, हैदर अली की, मामूली सिपाही के तौर पर। और बाद में यही हैदर अली मैसूर की गद्दी को हथिया लेता है 1761 में। ये मैंने बताया था 1761 में इस मैसूर की गद्दी पर हैदर अली आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि उस समय जब हैदर अली 1761 में मैसूर की गद्दी पर बैठता है तो ये जो मालाबार क्षेत्र है, ये मालाबार क्षेत्र मैसूर में के नियंत्रण में नहीं है। उस समय ये क्षेत्र अलग है मैसूर से। ध्यान रखिएगा, ये वही मालाबार क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो जहां पे पहुंचा था पहला पुर्तगाली, यानी आप उसको पहला यूरोपीय भी मान सकते हैं।
पहला यूरोपीय या पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में इसी मालाबार तट पे पहुंचा था। और मालाबार तट पे कहां पहुंचा था, तो यहां पे कालीकट है, जिसे आधुनिक नाम जिसका है कोझिकोड, ठीक है ना, आज का नाम उसका है कोझिकोड। तो यही कालीकट पे पहुंचा था वास्को डी गामा, पुर्तगाल से चला था, ठीक है, एक मैरिनर था, नाविक था, और यहां पहुंचा था मालाबार तट पे कब, 1498 में। और यहां से वो बहुत सारे मसाले वसाले, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, हर्ब्स जड़ी बूटियां और मसाले ये सब लेके वो यूरोप गया और वहां उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा समृद्ध, ये इकोनॉमी के दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये समृद्ध था, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा यहाँ होते थे, आज भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो मालाबार क्षेत्र है ये अलग ही क्षेत्र था, ठीक है, और ये क्षेत्र मैसूर के नियंत्रण में उस समय नहीं था जब 1761 में इस मैसूर पर हैदर अली का कब्जा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो मालाबार क्षेत्र है इस पर हैदर अली क्या करता है, 1761 में, 1761 नहीं 66 में आक्रमण करता है और हैदर अली का कब्जा इस पे हो जाता है, ठीक है, कब्जा हो जाता है इसी मालाबार क्षेत्र पे, ठीक है। तो आप देखिए जब मालाबार क्षेत्र पे 1766 में हैदर अली का कब्जा हो जाएगा, हैदर अली का नियंत्रण हो जाएगा, तो ये मालाबार तट जो है या मालाबार क्षेत्र जो है ये मैसूर के नियंत्रण में आ जाएगा। तो अब ये पूरा जो क्षेत्र है यहां से लेके यहां तक 1766 के बाद ये मैसूर के नियंत्रण में हो जाएगा, सारा मैसूर के नियंत्रण में रहेगा, ठीक है। और ये जो नियंत्रण है कब तक चलेगा मैसूर का, ये चलेगा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध तक। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जब 92 में श्रीरंगपट्टम की संधि होगी, उस संधि के तहत अंग्रेज जो हैं टीपू सुल्तान से उसका आधा राज्य हथिया लेंगे, हाँ, और इसमें मालाबार का क्षेत्र भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत समझना जरूरी था। बहुत बार स्टूडेंट पूछ देते हैं कि बार बार ये कहा जाता है कि मैसूर के क्षेत्र में, हाँ, जो ये मालाबार क्षेत्र पड़ता था उसी को लेकर आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो आखिर ये तो केरला के क्षेत्र में है और उस समय यहां पर पहुंचा था वास्को डी गामा, इसी क्षेत्र में कहां पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था। और यहां का शासक उस समय कौन था, जमोरिन था, जिसने स्वागत भी किया था। तो आपको यह बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि उस समय का मालाबार क्षेत्र जो था वो मैसूर का हिस्सा बिल्कुल शुरू से नहीं था। कुछ समय के लिए जब हैदर अली 1761 में मैसूर की गद्दी पे काबिज होता है तो 1766 में वो यहाँ अटैक करेगा और इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेगा। और ये चलेगा कब तक, ये नियंत्रण 1792 तक, ठीक है। तो अब देखिए आप बड़ी आराम से इस पे लिख सकते हैं। तो ये जो है क्षेत्र समझिएगा, ये क्षेत्र क्या है भाई, यही है। मैं आपको बताऊं 1761 में मैसूर पर आ जाता है हैदर अली, हाँ, अभी मालाबार क्षेत्र 1761 में नहीं है, किसके कब्जे में, हैदर अली के कब्जे में, ठीक है। ये मालाबार क्षेत्र है, ये मालाबार क्षेत्र नहीं। 1761 में हैदर अली यहां आएगा और आपको पता है कि 1764 में इस बंगाल में अंग्रेज आ गए हैं, ठीक है। और यहां पर अंग्रेजों को क्या मिल गई है, दीवानी मिल गई है बंगाल की। दीवानी का मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। 1761 में मैसूर पर आता है हैदर अली, ठीक है। और 1764 में, 1757 में पहले अंग्रेजों ने बंगाल यहां पर जीता। 1757 में बंगाल में पलासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीता। उसके बाद यहां पर कुछ फुटहोल्ड बनाया पलासी की लड़ाई के बाद। लेकिन 1764 में अंग्रेजों ने जब बक्सर की लड़ाई जीती थी बंगाल में, 1764 में यहां पर लिख सकते हैं 1764 में बक्सर युद्ध,
बक्सर युद्ध जब जीता अंग्रेजों ने, ठीक है, तो बक्सर युद्ध के बाद यहां पर उनको मिल गई बंगाल की दीवानी, यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व वसूली का अधिकार। अब ये यहां पर बहुत स्ट्रांग हो गए, और इसलिए भी स्ट्रांग हो गए कि मैं आपको बताऊं, बार बार बताते रहता हूं कि बंगाल का क्षेत्र जो था मुगल साम्राज्य के समय सबसे समृद्ध राज्य था। ये मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा राजस्व यहीं से जाता था। क्यों? क्योंकि इधर से गंगा नदी आती थी, इधर से चाइना की तरफ से आती थी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, और इन नदियों की कई ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदियां थी, तो नदियों का एक जाल बन जाता था यहां पर, और इसलिए ये क्षेत्र बहुत ज्यादा फर्टाइल था, यानी कि उपजाऊ था, साथ ही बंदरगाही क्षेत्र था, तो व्यापार के लिए बड़ी उपयुक्त ये क्षेत्र था, तो इस वजह से बहुत समृद्धशाली था। तो जितने भी यूरोपियन यहाँ पर आए, जितने भी यूरोपियन देश, प्रमुख यूरोपीय देश, सबसे पहले पुर्तगाल, फिर उसके बाद डच आए यानी नीदरलैंड वाले, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, तो सबकी नजर इस बंगाल पे थी, और अंत में इस पर नियंत्रण किसका हुआ? अंग्रेजों का हुआ। जब 1764 में उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता तो उन्हें मिल गई दीवानी, राजस्व वसूलने का अधिकार, और जब राजस्व आपके हाथ में आ गया तो आप कितने पावरफुल हो गए समझ लीजिए, बिल्कुल राजनीतिक सत्ता इन्होंने स्थापित कर ली। तो 1761 में हैदर अली यहां पर आया, 1764 में यहां पर बंगाल में अंग्रेज आ गए, और 1766 में हैदर अली ने इस मालाबार तट पे कब्जा कर लिया। मालाबार यहां लिख दीजिए, मालाबार तट पे हैदर का कब्जा हो गया, ठीक है। तो अब ये मैसूर के नियंत्रण में मालाबार क्षेत्र आ गया, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला युद्ध जो शुरू हुआ 1767 से 69 तक, इसको समझ लीजिए, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हैदर अली के नेतृत्व में लड़ा गया। पहले एक ब्रीफ ले लीजिए, मैंने बताया था आपको, पहला युद्ध 1767 से 69 तक युद्ध का नेतृत्व हैदर अली ने किया, और यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा युद्ध 1780 से 84 तक चला, और इसमें दो नेतृत्वकर्ता आपको मिलेंगे। 1780 से 82 तक पहले 2 साल में रहेगा हैदर अली, फिर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान आ जाता है, और जो किसी तरह से युद्ध को 2 साल और खींचता है, ठीक है। और इसलिए खींचता है क्योंकि यहां पर बात यह हो गई कि जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में, तो मैसूर राज्य की जो जनता है, जो सैनिक है, उनका मनोबल बहुत गिरा हुआ है, और इस वजह से जो टीपू सुल्तान है वो ज़्यादा दिनों तक खींचना नहीं चाहता युद्ध को, चाहता है कि जब एक बार हम, क्योंकि मोरली डाउन है सारे, हाँ, मनोबल गिरा हुआ है, मोरल डाउन है सैनिकों का, राज्य की जनता का, तो वो चाहता है कि एक बार राज्य का पुनर्गठन कर लें, फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाएं, और उसके बाद फिर हम अंग्रेजों का सामना करें। इस वजह से वो युद्ध को खत्म करना चाहता है, तो किसी तरह से वो 2 साल और युद्ध खींचता है, और बाद में टीपू सुल्तान मैंगलोर की संधि के लिए तैयार हो जाएगा, और मैंगलोर की संधि के साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। तीसरा युद्ध 1790 से 92 तक, जो कि टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़ा गया, और 1799 में भी टीपू सुल्तान के बाकी के 2 युद्ध जो हैं, ये और ये टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़े गए, और बाद में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी, हत्या कर दी जाएगी अंग्रेजों के द्वारा इसकी, और फिर युद्ध का खात्मा हो जाएगा और पूरा मैसूर राज्य हड़प लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बात ये हो गई थी कि मैं बताऊं कि यही जो मालाबार क्षेत्र है, मैंने क्या बताया, 1766 में मालाबार पे हैदर अली का नियंत्रण हो गया, यानी मैसूर का नियंत्रण हो गया, और इसी मालाबार क्षेत्र पर चूंकि अंग्रेज यहां आ गए थे, देखिए यहां पर अंग्रेज आ गए थे, और ये चाहते थे कि बंगाल के बाद ये मैसूर को भी अपने नियंत्रण में ले ले, इस मैसूर को भी अपने नियंत्रण में ले ले। और मैसूर पर नियंत्रण करने का मतलब क्या था, ठीक है, मैसूर पर नियंत्रण करने का मतलब ये था कि ये जो मालाबार क्षेत्र है, जो अब 1766 से मैसूर के कब्जे में है, हाँ, वो इस पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल के बाद अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र बहुत ज्यादा समृद्धशाली था, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि मसालों के लिए बहुत फेमस था, और यहीं पर सबसे पहला सबसे पहला यूरोपीय या सबसे पहला पुर्तगाली
जो पहुंचा था इसी मालाबार तट पे पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 में। हाँ, कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। और यहाँ से वो मसाले और जड़ी बूटियाँ यानी हर्ब्स और तमाम तरह की चीज़ें लेकर जब यूरोप जाता है तो पूरे यूरोप में हलचल मच जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों से, मसालों से, हर्ब्स से जो वो लेके यूरोप में गया, उससे उसको 60 गुना जो है मुनाफा हुआ। तो ऑब्वियसली सभी अन्य यूरोपीय देश भी फिर आकर्षित होंगे भारत पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अंग्रेज चाहते हैं यहां पर इसी मालाबार तट को लेकर पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण जो था वो मालाबार तट ही था। ठीक है, ये मालाबार तट ही था पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण, मुख्य कारण। और भी कारण थे, जैसे कि यहाँ पे माहे था, यहीं पे माहे भी था, और यहाँ पर इसी मालाबार तट पे जब माहे है तो इस माहे पर फ्रांसीसी बैठे हुए थे। समझिए, माहे पर फ्रेंच हैं और ये फ्रेंच हैदर अली को तमाम तरह की मदद दे रहे हैं। इन्होंने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार भी बनवाया है हैदर अली से, जिसमें कि पूरे जो अस्त्र शस्त्र है, हथियार है, वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से और यूरोपियन पैटर्न पे बनाए गए। और तमाम ये जो माहे में फ्रेंच बैठे हुए हैं, ये अंग्रेजों की तमाम खूबियों से और कमियों से हैदर अली को जो है वो हैदर अली को रूबरू करा रहे हैं। उससे तमाम कमियां और खूबियां अंग्रेजों की वो बता रहे हैं, क्योंकि ये भी यूरोपीय हैं, अंग्रेज भी यूरोपीय हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो इस वजह से एक तो फ्रांसीसियों से दोस्ती थी और मालाबार क्षेत्र पे कब्जा करना था, तो अंग्रेजों ने इसी बहाने ये पहला युद्ध शुरू किया था। लेकिन पहले युद्ध में पलड़ा भारी रहा था हैदर अली का, और पहले युद्ध के बाद ही अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि हैदर अली को हराना बहुत मुश्किल है। और इसका रीजन भी था। देखिए, यहाँ पे मैसूर था और यहाँ पे थे मराठे, ये मराठे थे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे था निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, जैसे बंगाल में नवाब होते थे, हैदराबाद में निज़ाम होता था, तो ये निज़ाम है और ये मराठा है यहाँ पर। ठीक है, ये मराठा है। अब यहाँ पे होता क्या था कि अंग्रेज पहले युद्ध में ही भारी पड़ा था, कौन? हैदर अली, अंग्रेजों पर, क्योंकि पहला युद्ध जो हुआ था वो यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ये मद्रास, इधर जो कर्नाटक है यहीं पे मद्रास था, तो मद्रास में भी अंग्रेज थे। ठीक है, मद्रास में भी अंग्रेज थे। ठीक है, यहाँ पर भी अंग्रेज थे। तो हुआ क्या था कि पहले अंग्रेजों ने मराठों को और निज़ाम को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन हैदर अली जो था ये बहुत ज़्यादा चालाक था और बहुत बड़ा रणनीतिकार था। ठीक है ना, इसमें युद्ध कौशल की सूझबूझ बहुत ज़्यादा थी। ये बड़ी चालाकी से जब भी अंग्रेज मराठों को और निज़ाम को अपने साथ मिलाते, बड़ी चालाकी से ये मराठों को और निज़ाम को अंग्रेजों से अलग कर देता था और अंग्रेजों को अकेला कर देता था। ठीक है, तो यही किया था इसने पहले युद्ध में। और इससे क्या हुआ कि मराठों को और निज़ाम को इसने क्या किया, अंग्रेजों से अलग कर दिया। और जब अंग्रेज अकेले पड़ गए तो इसने मद्रास पे अटैक किया और बिल्कुल लगभग हार की कगार पे थे यहाँ पे मद्रास में अंग्रेज। ठीक है, तब अंग्रेजों को होश आया और उन्होंने हैदर अली की शर्तों पे क्या किया, हैदर अली की शर्तों पे ही उन्होंने संधि की, मद्रास की संधि, और युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा युद्ध मैंने बताया 80 से 82 तक हुआ, पहले हैदर अली के नेतृत्व में, फिर 82 से 84 तक टीपू के नेतृत्व में, और ये युद्ध जो है मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। यानी 2 युद्धों में कोई निर्णय नहीं हो पाया था। लेकिन जब तीसरा युद्ध होगा 1790 से 1792 में, तो ये बहुत बड़ा युद्ध साबित होगा, जहां तक बहुत नुकसानदायक, आप कह सकते हैं नुकसानदायक और घाटे का सौदा होगा मैसूर के लिए और टीपू सुल्तान के लिए, क्योंकि इसमें आधा राज्य टीपू सुल्तान को खोना पड़ा था। अब हुआ क्या था यहां पर समझिएगा। देखिए, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये तो मैसूर है ही। यहां पे थोड़ा मैं क्लियर कर दूं पिक्चर। तो यहां पर देखिए, ये जो है यहां पर आप देखिएगा कि हुआ क्या था तीसरे युद्ध में, कि ये पूरा मैसूर है, मालाबार क्षेत्र भी मैसूर में है। तो अब हुआ क्या था कि यहां पर एक क्षेत्र है कोचीन,
ठीक है ना। यहां पे एक क्षेत्र है कोचीन और ये जो है ये है त्रावणकोर। इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं और बेटर ढंग से देखिए, ये जो है यहां पर कोचीन है, ठीक है, और ये जो है ये त्रावणकोर है, त्रावणकोर। तो मैंने ये बताया था कि ये कोचीन जो है ये मालाबार क्षेत्र के दक्षिण में है और ये जो है ये मैसूर के नियंत्रण में है। एक तरह से मैसूर का ट्रिब्यूटरी राज है, मतलब टैक्स वैक्स भेजता है मैसूर को, ठीक है। और उस समय तीसरे युद्ध के समय नेतृत्व कौन कर रहा है युद्ध का? मैसूर की तरफ से तो टीपू सुल्तान, ठीक है। और त्रावणकोर जो है ये अंग्रेजों का संरक्षित राज है, तो यहां पर आप अंग्रेज लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं कोचीन में तो टीपू की ही चलती है, टीपू सुल्तान की। तो हुआ क्या था कि ये इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? तो इस युद्ध में आप देखेंगे कि यहां पर कोचीन से के पास 2 आइलैंड थे, द्वीप थे, ठीक है। 2 आइलैंड तो बहुत सारे थे, बट 2 आइलैंड इनसे खरीद रहा था कौन? यही त्रावणकोर। ये त्रावणकोर 2 आइलैंड खरीद रहा था। ये जो त्रावणकोर है ये द्वीप खरीद रहा था, कितना? 2। किससे? तो कोचीन से। कोचीन से ये 2 द्वीप खरीद रहा था। और चूंकि ये कोचीन जो है ये आता था टीपू के क्षेत्र में, मैसूर के क्षेत्र में, तो टीपू इससे नाराज हुआ कि बिना इसके परमिशन के कैसे हो सकता है भाई, कोचीन कैसे बेच सकता है और त्रावणकोर कैसे खरीद सकता है। तो इस बात से नाराज होकर टीपू ने त्रावणकोर पे हमला कर दिया था। तो जब त्रावणकोर पे टीपू ने हमला किया, हाँ, उस समय हुआ क्या कि मराठे और निजाम जो थे वो अंग्रेजों के साथ थे। और सबसे बड़ी खूबी यहां पर देखिए अंग्रेजों की कि इन्होंने मराठों और निजाम को अपने साथ मिलाए रखा था। कब तक? जब तक कि 1799 में युद्ध खत्म नहीं हो गया, तब तक मराठे और निजाम अंग्रेजों के साथ थे। मैं आपको बताऊं कि जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 तक, तो एक सलबाई की संधि हुई थी, सलबाई की संधि हुई थी 1782 में। किसके किसके बीच? मराठा प्लस अंग्रेज। और इस संधि के तहत क्या हुआ था कि मराठे और अंग्रेजों ने यह तय किया था कि वे भविष्य में एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन यह सिर्फ कहने के लिए था। देखिए, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, अगर आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध अगर आप देखें, आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो कब हुआ था? ये हुआ था ये 1775 से 82 तक। हाँ, ये 82 में सलबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध था। जबकि फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध अगर हम देखें तो ये आपको हो जाएगा कब? आंग्ल प्लस मराठा। ये दूसरा युद्ध जो होगा ये शुरू हो रहा है 20 सालों के बाद। कब से कब तक? 1803 से 1805 तक ये चलने वाला है। यानी कि देखिए कि जब तक आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है तब तक सलबाई की संधि लागू है। यानी तब तक सलबाई की संधि लागू होने का मतलब देखिए 1782 में सलबाई की संधि होती है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है ये खत्म हो जाता है। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होगा तो कब का समय है? 1803 का समय है। 82 के बाद, 1782 के बाद देखिए 20 सालों के बाद यह युद्ध शुरू होगा। यानी कि आप देखेंगे कि 1799 तक जब तक आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है तब तक मराठे और अंग्रेज एक दूसरे के दोस्त बने हुए हैं। और मराठे जिसके साथ जाते थे निजाम उसी के साथ जाता था। तो अब क्या है कि यहां पर जब टीपू सुल्तान का समय आया है
तो यहां पर क्या होगा कि दूसरे युद्ध के में ही टीपू सुल्तान आ जाता है, और तीसरे युद्ध में तो फुल फ्लेजेड टीपू सुल्तान है, उसके बाद चौथे युद्ध में भी है। लेकिन अब परिस्थितियां ये है कि मैंने बताया कि हैदर अली जब तक था तो उसमें एक काबिलियत थी कि जब भी मराठा और निजाम अंग्रेजों के साथ जाते थे, हाँ, ये हैदर अली क्या करता था कि उनको, अंग्रेजों को, इनको तोड़ देता था, कुछ ना कुछ लालच देके मराठों को और निजाम को तोड़ देता था और अंग्रेजों से अलग कर देता था और फिर परेशानी खड़ी करता था अंग्रेजों के लिए। उसका बेटा जो टीपू सुल्तान है वो दूरदर्शी जरूर था, बहुत ज्यादा वो बड़ा लड़ाका भी था, योद्धा भी बहुत बड़ा था, लेकिन इस मामले में वो थोड़ा सा, उसके साथ ये बात थी कि वो तोड़ नहीं पाता था। इस मामले में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हैदर अली जो था, वो ज्यादा बड़ा रणनीतिकार था, कैसे अलग किया जाए मराठों को और निजाम को अंग्रेजों से, वो भली भांति जानता था। टीपू इस मामले में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता था, दूरदर्शी भी बहुत था, बड़ा योद्धा भी था, लेकिन इस मामले में उसकी कमजोरी थी कि वो ये काम नहीं कर पाता था, तोड़ नहीं पाता था। किसे? मराठों को और निजाम को अंग्रेजों से। तो इस वजह से टीपू सुल्तान को घाटा भी हुआ। तो ये मैं तीसरे युद्ध की बात जब कर रहा था तो मैंने बताया कि जब कोचीन से ये त्रावणकोर, जो कि अंग्रेजों का संरक्षित राज्य है, जबकि कोचीन जो है ये मैसूर का संरक्षित राज्य है, तो जब कोचीन से त्रावणकोर का शासक 2 द्वीप खरीदने लगा तो इस बात को लेकर, क्योंकि बिना परमिशन के खरीदा, किससे, किसके पर, बिना किसके परमिशन के, बिना टीपू सुल्तान के परमिशन के। और क्यों ऐसा था? टीपू सुल्तान इस पे नाराज होगा। क्यों ऐसा था, क्यों नाराजगी थी? क्योंकि कोचीन टीपू सुल्तान के क्षेत्र में आता था तो कम से कम उससे तो परमिशन लेना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। तो इस वजह से नाराज होकर टीपू सुल्तान जब त्रावणकोर पे अटैक करेगा तो उस समय क्या होगा कि सिचुएशन उलट जाएगी। क्यों? क्योंकि हैदर अली के समय मराठा और निजाम हैदर अली के साथ हो जाते थे, हैदर अली अंग्रेजों से मराठों को और निजामों को अलग कर देता था। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। सलबाई की संधि लागू है 1782 से ही, और मराठे और निजाम जो हैं वो अंग्रेजों के पाले में हैं। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे अंग्रेज हैं मद्रास में, हाँ, मराठा यहाँ है, यहाँ निजाम है, ठीक है। यहाँ पे त्रावणकोर है, ये भी अंग्रेजों का संरक्षित राज्य है, तो यहाँ पे भी एक तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण है। तो चारों तरफ से ये घिर जाएगा कौन? टीपू सुल्तान, और इसको मजबूरन श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ेगी। तो जब श्रीरंगपट्टम की संधि होगी उसी के साथ ये तीसरा युद्ध समाप्त होगा, ठीक है। ये तीसरा युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ समाप्त होगा। और इसमें क्या होगा, श्रीरंगपट्टम की संधि में मैं पहले भी बता चुका हूं कि टीपू अपना आधा राज्य खो देगा। श्रीरंगपट्टम की संधि में बहुत सारी चीजें थी, वो मैं पहले बता चुका हूं, बस आप इसको समझ लीजिए कि श्रीरंगपट्टम, तीसरा युद्ध जो है श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ खत्म होता है। और वहां पे क्या होगा कि टीपू अपना आधा राज्य खो देगा, साथ ही क्योंकि ये इस तीसरे युद्ध की जब शुरुआत हुई तो अंग्रेजों में, मराठों में और निजाम में ये बात तय हो गई थी कि वो मैसूर को आपस में बांट लेंगे, मैसूर का जो भी टेरिटरीज है वो बांटेंगे। तो जब तीसरा युद्ध खत्म होता है मैंगलोर की संधि के साथ, श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ, तो वहां पर टीपू को अंग्रेजों की शर्तों पे संधि करनी पड़ती है। तो इसलिए ये टीपू के लिए एक अपमानजनक संधि भी थी श्रीरंगपट्टम की संधि। और इसमें कर होता क्या है कि करीब 3 करोड़ रुपए उसे युद्ध हर्जाना के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ता है। साथ ही उसे 2 पुत्रों को, टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्रों को बंधक रखना पड़ता है। किसके पास? अंग्रेजों के पास। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हर्जाने की रकम थी करीब 3 करोड़ रुपए, वो किस्तों में जानी थी, इंस्टॉलमेंट्स में जानी थी। तो जब तक किस्तें पूरी नहीं होनी थी तब तक उसके 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रहना था। तो एक तरह से ये भी अपमानजनक संधि थी। उसके बाद देखिए अब होगा क्या, यहां पर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे बंटवारा होगा, यहां तक तो आप समझ गए, ठीक है। ये देखिए ये है मैसूर, मैं फिर से बना देता हूं यहां पर।
देखिए ये मैं फिर से इसको मैंने बनाया है, ये मैसूर हो गया, ये मैसूर हो गया, ठीक है। अब इस मैसूर का बंटवारा कैसे होता है? श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत। देखिए तीसरा युद्ध जो खत्म होता है वो श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ खत्म होता है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। पहला, ध्यान रखिएगा मैच करने के लिए दे देता है, पहला मद्रास की संधि के साथ खत्म होगा, दूसरा मैंगलोर की संधि के साथ खत्म होगा, और तीसरा जो खत्म होगा वो होगा श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ, और चौथे में तो हड़प लिया जाएगा पूरे मैसूर को एक सहायक संधि के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर देखिए श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम की जो संधि होती है ये कब होती है? ये 1792 में होती है, हाँ, श्रीरंगपट्टम की संधि। अब इस श्रीरंगपट्टम की संधि में जो बंटवारा होता है देखिए कैसे होगा। पहले ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश या ब्रिटिशर्स, तो अंग्रेजों को क्या क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा। तो पहला जो मालाबार तट को लेके पहला युद्ध शुरू हुआ था, हाँ, मालाबार के क्षेत्र को लेकर, इसी को अंग्रेज तो पाना चाहते थे, इसी मालाबार क्षेत्र को, तो मालाबार क्षेत्र ले लिया अंग्रेजों ने, हाँ, तीसरे युद्ध में जो श्रीरंगपट्टम की संधि हुई उसमें मराठा निजाम और अंग्रेजों ने मैसूर के आधे राज्य को आपस में बांट लिया। तो अंग्रेजों को क्या मिला? सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मिल गया, ये मालाबार क्षेत्र है जिसको लेकर यह युद्ध ठनी थी। पहला युद्ध इसी को लेकर हुआ था, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत ही हुई थी मालाबार क्षेत्र पर कब्जे को लेकर, क्योंकि ये मैसूर के नियंत्रण में था उस समय मालाबार क्षेत्र, और इसको कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज, इस पर नियंत्रण चाहते थे। तो अंग्रेजों ने ले लिया मालाबार का क्षेत्र, देख लीजिए मालाबार, पहला मालाबार, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा मालाबार। तो मालाबार का महत्वपूर्ण क्षेत्र इनको मिल गया, मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह भी हैं आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए अंग्रेजों को क्या मिला, यहीं पे मैसूर में ही था डिंडीगुल, और डिंडीगुल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए था कि यहाँ पर फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली ने मैसूर के क्षेत्र में जो डिंडीगुल था यहाँ पर एक शस्त्रागार बनाया था, ठीक है ना, और ये शस्त्रागार यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे, हाँ, ये जो शस्त्रागार था ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, और जो हथियार भी थे वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने हुए थे। तो ये बड़ा आधुनिक हथियार यहाँ पे थे, यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था डिंडीगुल मैसूर के क्षेत्र में। और एक और क्षेत्र लिया बारहमहल महल, तो ये अंग्रेजों के पास चला गया श्रीरंगपट्टम की संधि में, ठीक है। उसके बाद अब मराठे हैं, तो मराठों को क्या मिलेगा भाई इसमें, तो मराठों को देखिए ये है कृष्णा नदी, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है, ठीक है, और ये है तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र जो था ये चला गया मराठों को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र, रीजन नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा वेंट टू मराठास, मराठा को चला गया। उसके बाद देखिए अब रह गया निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम, इसको क्या मिलेगा भाई, तो देख लीजिए ये तो हो गया, यही मैसूर है, तो ये तो हो गया, ये कृष्णा नदी हो गई, ये तुंगभद्रा नदी हो गई। यहाँ से एक और नदी निकलती है पेन्नार नदी। तो पेन्नार, ये कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बीच का कुछ क्षेत्र है, ये चला गया किसके पास भाई, ये चला गया निज़ाम के पास, निज़ाम के पास। तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मालाबार निकल गया, हाँ, तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र मराठों को चला गया, कृष्णा और पेन्नार के बीच का क्षेत्र निज़ाम को चला गया, तो मैसूर लगभग आधा ही बच गया। तो निज़ाम को क्या मिला, कृष्णा
और पेन्नार के बीच का क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम। किसके किसके बीच हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रीरंगपट्टम की जो संधि है, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब हुआ, 1792 में। किसके किसके बीच हुआ, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, या आप कहें मैसूर और अंग्रेजों के बीच। तो इसमें क्या क्या बातें हुई, तो एक तो अपमानजनक संधि थी टीपू के लिए, हाँ यहाँ पर युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेजों को टीपू ने दिया था लगभग 3 करोड़ रुपए, ठीक है, और अपने 2 पुत्रों को भी बंधक बनाया था, रखा था अंग्रेजों के पास, क्योंकि ये जो हार जाने की रकम थी ये इंस्टॉलमेंट में जानी थी, किस्तों में जानी थी। तो जब तक ये किस्तें पूरी नहीं हो जाती थी होनी थी, तब तक टीपू सुल्तान के पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक रहना था, बंधक के रूप में। तो ये अपमानजनक संधि थी। उसके अलावा अंग्रेजों ने मालाबार क्षेत्र ले लिया, ये मालाबार क्षेत्र, डिंडीगुल ले लिया मैसूर के क्षेत्र का, और 12 महल ले लिया। मराठों को क्या मिला, तो तुंगभद्रा, यही तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र मिल गया, और कृष्णा और पेन्नार के बीच का क्षेत्र, ये कृष्णा नदी, ठीक है, ये पेन्नार नदी, ठीक है। थोड़ा सा आप कृष्णा नदी को ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये जो है ना, इसको ऐसे ले सकते हैं कृष्णा नदी को, ठीक है, ऐसे ले लीजिएगा। तो कृष्णा और पेन्नार के बीच का जो क्षेत्र था वो मिला निज़ाम को। इसको अब थोड़ा सा मैं अलग से भी दिखा सकता हूँ। ये मराठे हैं, ये मैसूर है, सॉरी ये मैसूर है। तो मैसूर को अगर आप देखें तो ये जो है, ये आप देखें तो इस तरह से ये कृष्णा नदी है। तो ये मालाबार क्षेत्र तो मिला था अंग्रेजों को, ध्यान रखिएगा, मालाबार। ये तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र गया मराठों को, तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र चला गया मराठों को, और यहीं से एक नदी निकलती है पेन्नार नदी। तो ये कृष्णा नदी और ये पेन्नार के बीच का क्षेत्र जो है ये चला गया था किसको, ये चला गया निज़ाम को। तो इस तरह से मैसूर का आधा राज्य जो है वो टीपू सुल्तान के हाथ से निकल गया। कब, जब समाप्त होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसके बाद तो मैसूर राज्य कमजोर ही हो गया। हाँ, 1799 में आखिरी युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, और बाद में यहाँ पर मैसूर राज्य का जब उदय हुआ था तो वहाँ पे वाडियार वंश था। बाद में 1761 में टीपू हैदर अली ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर वाडियार वंश था मैसूर में। तो वाडियार वंश का ही एक नाबालिग था, हाँ, उसको बैठा दिया गया सत्ता पे, और उससे सहायक संधि पे हस्ताक्षर कराकर पूरे मैसूर राज्य को हड़प लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो मालाबार का क्षेत्र है, ये जो मालाबार का क्षेत्र है, ये 1766 में मैसूर के नियंत्रण में आता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1766 में मैसूर के नियंत्रण में आ गया, जब हैदर अली ने 1766 में मालाबार पे कब्जा किया, और 1792 तक ये मैसूर के नियंत्रण में ही रहा। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, लिखा हुआ है 1792 तक ये मैसूर के नियंत्रण में रहा, और 1792 में ही श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ही ये मालाबार तट अंग्रेजों के पास चला गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैसूर के पास जो मालाबार का क्षेत्र है, जिसे कहा जाता है कि ये मालाबार क्षेत्र केरल के क्षेत्र में आता है, तो ये मालाबार क्षेत्र मैसूर के पास 1766 में आता है। हाँ, किसके द्वारा ये कब्जा किया जाता है मालाबार क्षेत्र, तो हैदर अली के द्वारा। कब, 1766 में, और रहता कब तक है मैसूर के पास, तो 1792 में तीसरा युद्ध, जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो उसी के साथ 1792 में हाँ ये मैसूर जो है, ये मालाबार क्षेत्र जो है ये मैसूर के हाथ से निकल जाता है 1792 में। यही श्रीरंगपट्टम की संधि होती है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, और अंग्रेजों के पास इस संधि के तहत अंग्रेज जो है ये मालाबार का क्षेत्र जो है मैसूर से हड़प लेते हैं। तो 1766 में आया मालाबार क्षेत्र मैसूर के पास, और 1792 तक रहा।
और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। आधा राज्य निकल गया श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ, और अंतिम तो आप जानते ही हैं कि 1799 में फिर टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है और फिर पूरा मैसूर राज्य जो है अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो ये जो सवाल आपके पास आएगा कि केरल का मालाबार क्षेत्र कैसे जुड़ गया मैसूर के इतिहास से, या कैसे जुड़ा है मैसूर के इतिहास से, या केरल के मालाबार क्षेत्र और मैसूर के इतिहास में संबंधों को आप के बीच क्या संबंध है, या उस संबंधों पर रोशनी डालें, इस तरह से सवाल आ सकता है। या ये भी आ सकता है कि केरल के मालाबार क्षेत्र ने मैसूर के इतिहास को किस तरह से प्रभावित किया, या आंग्ल मैसूर युद्ध को किस तरह से प्रभावित किया। कुछ भी इस तरह से लिखने के लिए आए तो आप बड़ी आसानी से 200, 300, 400 वर्ड आराम से लिखेंगे। इससे इस वीडियो से पूरा का पूरा निचोड़ निकालेंगे आप। इसमें बहुत ज़्यादा, देखिए हम आंग्ल मैसूर युद्ध तो पूरा पढ़ा चुके हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के आपका जो पर्पस क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरर थोड़े बनना है आपको। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पढ़ाई नहीं हुई, आप डिफरेंट एंगल्स पे उस टॉपिक को सोचिए, डिफरेंट एंगल से सोचिए उससे क्या क्या सवाल निकल सकता है राइटिंग के लिए। ठीक है, इससे आपका जो है सब्जेक्टिव जो पोर्शन है वो मजबूत होगा, राइटिंग एबिलिटीज आपकी बढ़ेगी, और आप जो चीजें हैं, जो टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कनेक्ट कर पाने में सफल होंगे। आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.